Good morning, students. So today we are going to discuss another new popular machine learning algorithm, which is nothing but the super vector machine, जिसको हम SVM भी बोलते हैं, और it is based upon the maximal margin classifier. तो बेसिकली ये एक मैक्सिमल मार्जिन क्लासीफायर पे डिपेंड करती है और उसके ऊपर ये एल्गो बनी हुई है. तो मैक्सिमम मार्जिनल क्लासीफायर क्या होता है वो हम देखेंगे. मार्जिनल्स मींस मार्जिनस में मैक्सिमम जो है वो क्लासीफायर होना चाहिए. तो ये क्या चीज़ होती है, ये क्या इसके बारे में क्या होता है एंड हाउ इट वर्क्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस कमिंग लेक्चर्स. ठीक है. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वील गेट टू नो द इंट्रोडक्शन ऑफ द SVM, support vector machine. I think it is a new topic for you all. So again, it is a supervised machine learning algorithm which works both on classification and the regression problem. चाहे प्रॉब्लम कैटेगोरिकल हो या कंटिन्यूस वैल्यूज़ की हो, दोनों पर दिस एल्गोरिथम इफेक्टिवली वर्क्स, बट मेनली इट वर्क्स ऑन द classification problem. So first of all we'll go through the introduction part, then after that mathematical part, and then we'll see we'll consider some cases. There are some scenarios in the SVM which shows how it works, and after that we will discuss the advantages and disadvantages followed with the application of the SVM. So this is the all walk around of the SVM support vector machine. So let's begin. So first of all we will understand what is the vector support vector machine. क्या होती है ये support vector machine? तो as I have already told you that it is a supervised machine learning. सो इट इज़ अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. सुपरवाइज मतलब कि जो भी डेटा आएगा, जो भी डेटा सेट आएगा वो लेबल्ड होगा. ठीक है. उसमें कुछ जो डेटा पॉइंट्स होंगे वो ऑलरेडी नोन होंगे हम लोगों को. ठीक है. जब हम उसका आउटपुट देखेंगे तो वो आउटपुट में हमें ऑलरेडी नोन होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्रेंड द डेटा विद द एल्गोरिथम एंड देन विल क्रिएट द मॉडल. ठीक है. विच वर्क्स ऑन बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम, मोस्टली यूज इन द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. So basically support vector machine works on the maximal marginal classifier. जो हमारा मैक्सिमम मार्जिनल क्लासीफायर एक होता है, आप चाहें तो यू कैन गूगल इट. इट इज़ बेस्ड अपॉन दिस हाइपोथेटिकल क्लासीफायर which clearly explains the working of the SVM algorithm. ठीक है. तो मार्जिनल जो मैक्सिमम मार्जिनल क्लासीफायर है ये क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है, ये सब क्या होता है. इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं विच आई थिंक यू आर न्यू अबाउट इट. तो वो टर्मिनोलॉजीज़ हम देखेंगे कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ वी आर गोइंग टू यूज़ इन द सपोर्ट वेक्टर मशीन. So input variables, we all know that it is a numerical. It can be a numerical or a categorical. ठीक है. which we denote by x in the data form and n dimension space. ठीक है. तो हमारा जितना भी इनपुट वेरिएबल होगा जो डेटा की फॉर्म में होगा उसके हिसाब से n डायमेंशन स्पेस बनाए जाएंगे. सो व्हाट डज दैट मीन, मतलब जो हमारे नंबर ऑफ़ इनपुट वेरिएबल्स होंगे उसके हिसाब से हमारा n डायमेंशन स्पेस होगा. तो ये n डायमेंशन स्पेस क्या होता है ये हम अभी बस इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस क्या होता है ये. तो नाउ सपोज दैट आई हैव अ डेटा सेट विच कंटेन्स डिग्री, एज एंड सैलरी. तो मेरे पास ये एक डेटा सेट है जिसमें कि एज है, मेरे पास डिग्री है और सैलरी है. तो जो मेरी सैलरी है इट इज़ नथिंग बट माई टारगेट वेरिएबल विच इज़ डिनोटेड बाय वाई. और जो मेरे x1 और x2 हैं दीज आर माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और आई कैन से दैट दे आर माई प्रिडिक्टर्स. ठीक है. जो प्रिडिक्ट करेंगे मेरे टारगेट डिवाइस को और टारगेट वेरिएबल को. ठीक है. तो एज एंड डिग्री आर द इनपुट वेरिएबल्स एंड सैलरी इज़ द आउटपुट वेरिएबल. सो द डायमेंशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द इनपुट वेरिएबल. तो यहाँ पे मेरे पास दो इनपुट वेरिएबल हैं, एक तो x1 है, दूसरा मेरे पास x2 है. तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स पे मेरे क्या होंगे, डायमेंशन स्पेस जो होगा वो डिपेंड करेगा. तो अगर मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो बट ऑब्वियस है कि जो मेरा स्पेस होने वाला है वो 2 डायमेंशन स्पेस होने वाला है. अगर मेरे पास सिंगल वेरिएबल होगा, अगर एक ही इनपुट वेरिएबल होगा तो मेरे पास सिर्फ एक डायमेंशन का अरे होगा, स्पेस होगा. और अगर मेरे पास 3 इनपुट वेरिएबल्स होंगे तो 3 डायमेंशन अरे होगा. इस तरीके से n नंबर ऑफ़ डायमेंशन हम बना सकते हैं इन सपोर्ट वेक्टर मशीन, बट दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ़ इनपुट्स. बट जनरली हम लोग क्या होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स को या डेटा सेट को हम लोग काम में लेते हैं और जब मैं कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं तो वी मैक्सिमम टेक 2 और 3 वेरिएबल्स ओनली. ठीक है. बट हाँ, इन फ्यू केसेस इफ़ द थिंग्स आर
really depend upon the other attributes and other parameters, so we can take more than 2 input variables also. So totally in the support vector machine it depends upon the number of input variable. कितने मेरे number of input variable रहने वाले हैं उसके ऊपर ही मेरा डायमेंशन स्पेस जो होगा वो डिपेंड करेगा. फाइन. सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय द डायमेंशन स्पेस. तो मैं फिर से ये स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ. तो इनपुट वेरिएबल इन द डेटा फॉर्म्स एन डायमेंशन स्पेस. ठीक है. तो जो इनपुट डेटा होगा मेरा वो एन डायमेंशन स्पेस को फॉर्म करेगा, क्रिएट करेगा. सो नाउ विल लुक अपॉन द टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन सपोर्ट वेक्टर मशीन. ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में रखनी है, इट इज़ नथिंग बट द हाइपर प्लेन. हाइपर प्लेन क्या होता है स्टूडेंट्स? ठीक है. तो अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल समझाऊंगा, सिर्फ आप अभी इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करें. फिर मैं आपको इसका ग्राफ के फॉर्म में भी, इसे पिक्टोरियल विजुअलाइजेशन भी आपका करवाऊंगा इन द नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स. तो हम लोग समझेंगे भी सही थ्रू द ग्राफ के ये क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इन द थ्योरेटिकल पार्ट. हाइपर प्लेन इट इज़ अ लाइन दैट सेपरेट्स द इनपुट वेरिएबल स्पेस. ठीक है. तो इनपुट वेरिएबल ऐसे मान लीजिए 2D है तो ये मेरा x है, ये y है. तो ये मान लीजिए मेरा ये x है, ये y है. तो इनको जो मेरे इनपुट डेटा पॉइंट्स होंगे उनको वो अच्छी तरीके से क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा, सेपरेट करेगा, या अदर वर्ड्स में कहूँ सेग्रीगेट करेगा. तो सेग्रीगेट करना मतलब सेपरेट करना, इसको अलग अलग तरीके से. मतलब मान लीजिए अगर मेरे डेटा सेट में एप्पल हैं और ऑरेंजेस हैं तो वो उसको सेग्रीगेट करे कि वो मुझे बताए कि हाँ ये एप्पल है. जो मेरा मॉडल होगा वो पता कर सकेगा. अगर उसके पास एप्पल शेप का कोई आएगा तो वो बता देगा कि हाँ ये एप्पल है, और अगर ऑरेंज शेप का आएगा तो वो बता देगा कि ऑरेंज है. ठीक है. तो इट इज़ अ लाइन दैट सेपरेट्स द इनपुट वेरिएबल स्पेस. इट सेलेक्ट टू बेस्ट सेपरेट द पॉइंट इन द इनपुट वेरिएबल स्पेस बाय देयर क्लास इधर 0 और 1. सो बेसिकली ये कैटेगोरिकल डिपेंड करता है. ठीक है. क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो ये इसको बिल्कुल सेग्रीगेट कर देगा, बिल्कुल एक्यूरेटली इसको सेग्रीगेट करेगा, जिसमें कि मेरे को देखने से पता चलेगा कि हाँ भाई ये तो मेरा 1 क्लास को बताता है, ये मेरा 0 क्लास को बताता है. अगर मैं मान लो 0 क्लास को ए से रिप्रेजेंट करता हूँ तो हाँ ये मेरी क्लास ए है, और 1 को अगर मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ तो हाँ ये मेरी क्लास बी है. सो द हाइपर प्लेन इज़ लर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा यूजिंग एन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसीजर दैट मैक्सिमाइज द मार्जिन. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स. तो मेरे को क्या, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि मेरा मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज हो. अब इसीलिए इसका नाम क्या लिखा हुआ है, इसलिए इसका नाम लिखा हुआ है मार्जिनल मैक्सिमल मार्जिन क्लासीफायर. इसलिए इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिन क्लासीफायर. इसके अंदर हमें यही कोशिश करनी होती है कि हमारा जो मार्जिन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो. अब ऐसा क्यों होना चाहिए ये आप सोचिए और मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन कि ऐसा क्यों होना चाहिए. और हो सकता है शायद हम लोग आने वाले इस स्लाइड्स में हम लोग उसको जान भी लें. तो हमें मार्जिन को क्यों मैक्सिमाइज रखना, उसका आंसर इसी डेफिनेशन के अंदर है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सपोर्ट वेक्टर्स. तो सपोर्ट वेक्टर्स इट इज़ अ कोऑर्डिनेट ऑफ द इंडिविजुअल ऑपरेशन. ओनली दीज पॉइंट्स आर रेलिवेंट इन द डिफाइनिंग द लाइन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लासीफायर. तो सपोर्ट वेक्टर्स बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि डेटा पॉइंट्स हैं. तो जहाँ भी मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ दैट मीन्स कि डेटा पॉइंट्स हैं, मेरा डेटा पॉइंट्स हैं. ओनली दीज पॉइंट्स आर रेलिवेंट इन डिफाइनिंग द लाइन. तो यही जो पॉइंट्स होंगे ये डिफाइन करेंगे मेरी लाइंस को. तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूँ, अगर सिंपल वे में, अगर लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो सपोर्ट वेक्टर्स आर नथिंग बट माई डेटा पॉइंट्स. अब बात करते हैं मार्जिन. सो मार्जिन इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज़ नथिंग बट द हाइपर प्लेन एंड द क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट. तो डेटा पॉइंट क्या है मेरे, सपोर्ट वेक्टर्स. तो जो डिस्टेंस है बिटवीन द हाइपर प्लेन एंड द डेटा पॉइंट्स, मतलब सपोर्ट वेक्टर्स के बीच में, दैट इज़ नोन एज द मार्जिन. ठीक है. मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, जो डिस्टेंस है किसके बीच में, हाइपर प्लेन के बीच में और द क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट, सॉरी मैं एक वर्ड भूल गया, द क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट. ठीक है. जो सबसे पास डेटा पॉइंट है, जो सबसे पास मेरा सपोर्ट वेक्टर है हाइपर प्लेन के, उसके जो बीच का जो लाइन है, दैट लाइन इज नोन एज द मार्जिन. मोर द मार्जिन मोर सेग्रीगेशन अमंग द डेटा पॉइंट्स रिजल्ट इन द बेटर प्रिडिक्शन. ठीक है. तो वो ज़्यादा क्यों होना चाहिए मार्जिन, क्योंकि जितना ज़्यादा मेरा मार्जिन होगा
उतनी अच्छी तरीके से मैं सेपरेट कर सकूँगा डेटा पॉइंट्स को, और उतनी अच्छी तरीके से मैं प्रेडिक्शन कर सकूँगा। क्योंकि अगर मेरे डेटा पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा दूर होंगे, सेग्रीगेट होंगे, इससे मैं डायरेक्ट अच्छी तरीके से प्रेडिक्शन कर सकूँगा कि हाँ भाई ये मेरा एप्पल है और ये मेरा ऑरेंज है। अगर मेरे डेटा पॉइंट्स बहुत आपस में मिले हुए होंगे, ठीक है, या फिर उनके बीच का जो मार्जिन होगा, जो मार्जिनल डिस्टेंस होगा वो कम होगा, तो उसमें क्या होगा कि मिक्सिंग होने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो हाइपर प्लेन पे करते हो, तो हम उसको मिस क्लासीफाई मानेंगे। ऐसे लॉजिस्टिक में भी पढ़ा था हमने, लॉजिस्टिक में हमने पढ़ा था कि उसकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए 0 to 1 प्रोबेबिलिटी है, तो अगर मैं थ्रेशोल्ड मान लो उसकी 0.5 मानता हूँ, तो अगर मान लीजिए कोई डेटा पॉइंट 0.5 पे आ जाता है, तो मैं उसको क्या मानूंगा, मिस क्लासीफायर मानूंगा, उसको क्लासिफिकेशन में मैं नहीं लूँगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल 0.75 हो, मान लीजिए 0.65 हो, तो कई बार क्या होता है कि ट्रेनिंग के अंदर तो हम लोग उसको सही तरीके से कर लेते हैं, लेकिन टेस्टिंग में वो सही रिजल्ट नहीं दिखाता है। दैट इज़ नोन एज ओवर फिटिंग। और ओवर फिटिंग कब होती है मैंने आप लोगों को बताया था, तो स्टूडेंट्स जब हाई वेरिएंस होता है, तो जब ज़्यादा वेरिएंस होगा, लेस बायस होगा, सॉरी, जब ज़्यादा वेरिएंस होगा या ज़्यादा बायस होगा, तो मेरा जो डेटा होगा वो किस तरीके से होगा, ओवर फिट भी हो सकता है और अंडर फिट भी हो सकता है। अंडर फिट में क्या होता है, बायसिंग ज़्यादा होती है। तो मेरे को क्या करना पड़ता है, बेस्ट फिट बनाना पड़ेगा, मेरे को अपने मॉडल को बैलेंस्ड करना पड़ेगा। और वो बैलेंस कब होगा, जब लो वेरिएंस हो और लो बायस हो। अगर वेरिएंस ज़्यादा होगा तो मेरा ओवर फिट हो जाएगा, और अगर बायस ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, मेरा अंडर फिट हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कुछ ऑप्टिमाइजिंग एल्गोरिथम भी होती हैं, जिससे कि हम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसको बेटर बना सकते हैं। जैसे कि रिग्रेशन प्रॉब्लम के अंदर होता है आपका एसएससी स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और स्क्वायर्ड वैल्यू, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यूज, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। तो रेजिडुअल एरर बताया था मैंने आपको, डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स, बिटवीन द प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड द ऑब्जर्व वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये किसके लिए, रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए, जिसमें हम एसएससी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करते हैं। और जो लॉजिस्टिक जो रिग्रेशन होता है, मतलब जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके अंदर भी कई ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि आपका हिंज लॉस हो गया, ठीक है, हिंज लॉस हो गया, आपका लॉग लॉस हो गया। सो दीज आर द टू टेक्निक्स यूज इन द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द लॉजिस्टिक रिग्रेशन और इन द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, जहाँ भी मैं लॉजिस्टिक बोल रहा हूँ दैट मीन्स कि वो क्लासिफिकेशन ही है। और रिग्रेशन प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है कि रिग्रेशन प्रॉब्लम में जो मैंने आप लोगों को अभी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स बताई हैं, जो कि एसएससी है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर या रूट मीन स्क्वायर एरर, दीज आर नोन एज नथिंग बट द लॉस फंक्शन। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं लॉस फंक्शन से भी, तो इनको हम लॉस फंक्शन भी बोलते हैं। तो कई बुक्स में या इंटरनेट पे आप लॉस फंक्शन पढ़ें तो आप समझ जाएं कि ये सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर या फिर रूट मीन स्क्वायर एरर के बारे में बात कर रहा है, या फिर रेजिडुअल एरर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे हम, लेट्स गेट बैक टू द प्रीवियस पॉइंट्स। तो मैंने आप लोगों को मार्जिन बता दिया। मार्जिन के बाद अब दो चीज़ें आ जाएंगी, एक तो पॉजिटिव हाइपर प्लेन और एक नेगेटिव हाइपर प्लेन। पॉजिटिव हाइपर प्लेन बट ऑब्वियस है कि जो अबव द लाइन ऑफ द हाइपर प्लेन होगी, जो हाइपर प्लेन से आगे ऊपर की लाइन होगी, उसको मैं पॉजिटिव हाइपर प्लेन बोलूँगा, जिसको मैं फर्स्ट क्लास भी बोल सकता हूँ और क्लास 0 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो जो भी वैल्यूज़ मेरी 0 से ऊपर होंगी, मतलब मैं एक हाइपर प्लेन बना दूंगा। हाइपर प्लेन मतलब कि एक थ्रेशोल्ड मान लो आप उसको, तो थ्रेशोल्ड के ऊपर जो मतलब होगा तो वो क्या होगा, 0 के ऊपर की वैल्यूज़ होंगी, और थ्रेशोल्ड के नीचे जो होगा, मतलब वो जो 0 के कम होंगी, वो सारी की सारी क्या होंगी, नेगेटिव हाइपर प्लेन कहलाएंगे, और वो क्लास 1 से डिनोट करती हैं। फाइन। सो आई होप स्टूडेंट्स के आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। तो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट इज़ द हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन क्या होता है, जो सेपरेट करेगा डेटा पॉइंट्स को। डेटा पॉइंट्स को हम सपोर्ट वेक्टर्स भी बोलते हैं। सपोर्ट वेक्टर्स के बीच में और हाइपर प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। हाइपर प्लेन से जो 0 से अबव जो वैल्यूज़ होती हैं उनको मैं पॉजिटिव हाइपर प्लेन बोलता हूँ, और जो 0 से नीचे की तरफ वैल्यू होती है उनको मैं नेगेटिव हाइपर प्लेन बोलता हूँ। पॉजिटिव हाइपर प्लेन को मैं क्लास 0 से भी डिनोट करता हूँ, और नेगेटिव हाइपर प्लेन को मैं क्लास 1 से डिनोट करता हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज़ माई रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आप इसके अंदर देख सकते हैं, सबसे पहली चीज़ जो ये मेरे डेटा पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप देखेंगे रेड पॉइंट्स और यहाँ पे हैं ग्रीन पॉइंट्स। ठीक है, तो रेड और ग्रीन के बीच में जो ये लाइन खिंच रही है, दिस इज़ नथिंग बट माई हाइपर प्लेन। ये हाइपर प्लेन इससे क्या है, मेरे को डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि हाँ भाई इस तरफ जो है ये पॉजिटिव साइड है मेरी, दिस इज़ माई पॉजिटिव हाइपर प्लेन, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरा नेगेटिव हाइपर प्लेन है।
तो मेरे को पता चल रहा है कि हाँ पॉजिटिव हाइपर प्लेन में जो कि क्लास 0 है वहाँ पे तो रेड पॉइंट्स हैं, और जो मेरा नेगेटिव हाइपर प्लेन है वो क्या है, मेरा ग्रीन डेटा पॉइंट्स हैं। तो दीज आर माई सपोर्ट वेक्टर्स। तो सपोर्ट वेक्टर्स आर नथिंग बट माई डेटा पॉइंट्स, ठीक है। अब इसमें और अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, यहाँ पे ये ग्रीन पॉइंट्स और ब्लू पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहे हैं, दीज आर माई सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है। जो बीच में आपको लाइन दिख रही है, दीज आर नथिंग बट द मैक्सिमम मार्जिन, ठीक है। ये मेरा मैक्सिमम मार्जिन है जो बीच में लाइन दिख रही है। और आपको मैंने बताया था जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस, जो क्लोजेस्ट जो डेटा पॉइंट होगा और उससे लेके जो हाइपर प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, मार्जिन बोलूँगा। तो जहाँ पे मेरा मैक्सिमम मार्जिन होगा वहाँ पे मेरे को हाइपर प्लेन बनाना है। तो ये मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूँगा, ये आपको हाइपर प्लेन बनाने के लिए भी आपको हेल्प करेगा। तो हाइपर प्लेन कैसे बनाना है अपन को, हाइपर प्लेन वहाँ बनाना है जहाँ के मार्जिन जो होगा वो मेरा मैक्सिमम हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्जिन, ये जो दो डेटा पॉइंट्स हैं और ये वाला जो डेटा पॉइंट है ये क्लोजेस्ट है हाइप मार्जिन से, ठीक है। तो यहाँ से लेके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मेरा मैक्सिमम मार्जिन होगा, ठीक है। सो दिस इज़ माई पॉजिटिव हाइपर प्लेन एंड दिस इज़ माई नेगेटिव हाइपर प्लेन। तो वैल्यू क्लोज टू द लाइन रिटर्न्स टू अ वैल्यू क्लोज टू ज़ीरो एंड द पॉइंट में बी डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई। तो ये बता रहा है कि अगर जो कोई भी वैल्यू अगर लाइन के क्लोज है, ज़ीरो पे है, अगर वो मान लीजिए बिल्कुल ही हाइपर प्लेन पे ही लाई कर रही है तो वो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई, और हम उसको क्या कर देंगे, मिस क्लासीफाई कर देंगे। फाइन। So this is a small mathematical representation, explanation of SVM. So in two dimension we can visualize this as a line, and let's assume that all our points, input points can completely be separated by this line, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टू डायमेंशन है, यहाँ पे x1 और x2 या फिर x और y के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये टू डायमेंशन है क्योंकि यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अगर वन वेरिएबल होगा तो वन वेरिएबल में तो मैं कुछ क्लासीफाई कर ही नहीं पाऊँगा, तो मुझे दो तरह के इनपुट वेरिएबल्स चाहिए पड़ेंगे, एटलीस्ट दो से मैं उसको क्लासीफाई कर सकूँगा। तो जैसे मैं उसको क्लासीफाई करूँगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ ये 2D है। तो जब 2D है, दो डायमेंशन है, तो दो इनपुट वेरिएबल्स होंगे, और वो जो होंगे उसकी इक्वेशन इस तरीके से होगी, b0 प्लस b1 इंटू x1 प्लस b2 इंटू x2। तो आप ये देख सकते हैं b1 एंड b2 आर द कोफिशिएंट्स, ठीक है, जो क्या करेंगे, डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द लाइन। तो जब मैं बात कर रहा हूँ स्लोप ऑफ द लाइन, तो जब आप लाइन इक्वेशन को याद करेंगे तो इट इज़ नथिंग बट द m, ठीक है। एंड b0 इज़ द इंटरसेप्ट। तो b0 क्या है, इंटरसेप्ट है, विच इज़ नथिंग बट द c। तो जब आप इसको लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर मैं इसको m1 x1 m2 x2 प्लस सी की फॉर्म में लिखूंगा तो आपको बिल्कुल यही चीज़ नज़र आएगी। देखिए आप, b0 जो है मेरा c है, b1 मेरा m1 है इंटू x1 प्लस b2 मेरा m2 है इंटू x2 इक्वल्स टू 0। सो इट इज़ नथिंग बट y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो एंड द इंटरसेप्ट b0 आर फाउंड बाय द लर्निंग एल्गोरिथम। तो लर्निंग एल्गोरिथम से जो लर्निंग रेट निकलेगी दैट इज़ नथिंग बट b0, and x1 and x2 you all know it is a input variable. You can make classification using this line by plugging in input values into the line equation. अब हमें क्या करना है कि हमें इस लाइन इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को प्लग करना है, और वी हैव टू कैलकुलेट वेदर अ न्यू पॉइंट इज़ अबव द लाइन और द बिलो द लाइन। तो जब भी मैं कहीं नया, पहले मैं ट्रेंड कर दूंगा डेटा को, फिर उसके बाद टेस्ट करूँगा डेटा को। तो टेस्ट करने के बाद अगर मैं टेस्ट में क्या होता है कि टेस्ट में तो मैं लेबल डेटा ही देता हूँ, लेकिन अगर मान लो अगर मैं न्यू डेटा भी दूंगा तो मेरे को क्या करेगा, ये लाइन इक्वेशन कैलकुलेट करेगी कि वेदर दैट पॉइंट विल अबव द लाइन और द बिलो द लाइन, ठीक है। तो वो क्लास 0 को डिनोट करेगा या फिर वो क्लास 1 को डिनोट करेगा, ये वो उसको अच्छी तरीके से कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, फिर उसके बाद मैं डिफरेंट आपको इसके जो इसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स आर ऑल्सो कोल्ड एज कर्नल्स, ठीक है। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन हमारे कर्नल्स भी कहलाते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स दो तरीके के डेटा होता है, एक तो लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन होती है, एक नॉन लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन होती है। अगर मान लीजिए डेटा लीनियर है तब तो हम लीनियर कर्नल्स यूज़ करेंगे या लीनियर एसवीएम यूज़ करेंगे। अब इसमें वेक्टर क्या चीज़ होती है वो समझते हैं। तो लीनियर कर्नल और एसवीएम यूजिंग द इनर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू ऑब्जर्वेशन, ठीक है।
किसी भी दो डेटा पॉइंट्स के बीच में इनर प्रोडक्ट को हम कंसिडर करेंगे रादर देन द ऑब्जर्वेशन देम सेल्फ। ठीक है, हम खाली ऑब्जर्वेशन को ही कंसिडर नहीं करेंगे, हम दो ऑब्जर्वेशन के बीच में उसके इनर प्रोडक्ट को कंसिडर करेंगे। अब ये इनर प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है, आपने लोगों ने लीनियर अलजेब्रा पढ़ी होगी अपने स्कूल टाइम में। तो इनर प्रोडक्ट इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स इज़ द सम ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच पेयर ऑफ द इनपुट वैल्यू। तो हमें क्या करना है, दो वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करना है, उसको फिर प्लस कर देना है। तो मैं आपको इसमें इक्वेशन में एक समझा भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर्स है मेरे पास, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं अपने स्कूल टाइम में, 2 और 3 और 5 एंड 6। तो मैंने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करा और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दिया। तो 2 5 ज़ा 10 और 6 3 ज़ा 18। तो दोनों का जो सम आएगा वो आ जाएगा 28। तो इस तरीके से मेरे को क्या करना है, जो मेरे सपोर्ट वेक्टर कर्नल्स होते हैं या जो मैं कहूँ लीनियर कर्नल्स होते हैं, वो इस चीज़ को 28 वैल्यू को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। तो द इक्वेशन फॉर मेकिंग अ प्रेडिक्शन ऑफ द न्यू इनपुट, जब भी मेरे को कोई प्रेडिक्शन करना पड़ेगा तो मुझे उसके लिए, अगर मैं इसके इनर इसके प्रोग्राम की बात करूँ या इसके इनर फार्मूले की बात करूँ, तो वो ये इस तरीके से बन के आएगा। The equation of making a prediction of new input using a dot product between the input x and each support vector xi। ठीक है, तो जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ और जो उसके सपोर्ट वेक्टर है si, उनका क्या करना है, मेरे को इनर प्रोडक्ट करना है। ठीक है, इस कैलकुलेटेड एज फॉलोज। सो b0 प्लस सम ai इंटू एक्स xi। सो दिस इक्वेशन इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द इनर प्रोडक्ट ऑफ द न्यू इनपुट वेरिएबल x। तो मेरा इसके अंदर x तो मेरा क्या है, नया इनपुट वेरिएबल है, विद ऑल द सपोर्ट वेक्टर्स। अब मान लीजिए मेरे पास सिर्फ दो ही सपोर्ट वेक्टर्स हैं, x1 और x2। तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x1, ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय x2। ठीक है, और फिर इन दोनों को क्या करना है, मेरे को प्लस कर देना है। ठीक है, तो दीज आर माई इनर प्रोडक्ट। ठीक है, द कोफिशिएंट b0 एंड ai मस्ट बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा बाय द लर्निंग एल्गोरिथम। तो b0 तो मैंने आप लोगों को b0 मैंने आप लोगों को बता ही दिया, b0 इज़ नथिंग बट द इंटरसेप्ट। और ai यहाँ पे क्या है, ai इज़ नथिंग बट माई स्लोप। तो ये पहले से ही आपके पास होगी, b0 और a की वैल्यू आपके पास होगी। आप लोगों को क्या करना है, नई वैल्यू को लेना है। नई वैल्यू मेरी क्या है, न्यू वैल्यू इज़ माई x, और उसको किससे इनर प्रोडक्ट करना है, x1 और x2 के साथ, या जितने भी डेटा पॉइंट्स होंगे। अगर मैं पिछले केस की बात करूँ तो पिछले केस के अंदर मेरे पास, मान लीजिए अगर मैं इस केस की बात करूँ तो मेरे पास सिर्फ दो ही डेटा पॉइंट्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास दो ही डेटा पॉइंट्स हों, आपके पास 4 भी डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं, 5 भी डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि उस न्यू वैल्यू को हर एक के साथ प्रोडक्ट करना है और उसके बाद उनको ऐड करना है। तो दैट इज़ द इनर प्रोडक्ट। तो जब मैं उसको इनर प्रोडक्ट कर दूंगा, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मेरे को ai से उसको मल्टीप्लाई करना है। सो ai इज़ नथिंग बट माई एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर ईच इनपुट दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय द लर्निंग एल्गोरिथम। तो ये आप लोगों को दी हुई होगी। तो जस्ट इन केस अगर मान लो आपको कहीं इंटरव्यू में पूछा जाता है कि किस तरीके से इसको काम करते हैं हम लोग, या इसके अंदर क्या मैथमेटिक्स होती है, तो आप लोगों को ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखें कि इसके अंदर इनर प्रोडक्ट किया जाता है। तो लीनियर कर्नल एसवीएम के केस में वो हो जाएगा, द डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड द कर्नल एंड कैन बी री रिटर्न एज k इक्वल्स टू x इंटू एक्स आई इक्वल्स टू सम x इंटू एक्स आई। ठीक है, द कर्नल डिफाइंस द सिमिलरिटी और द डिस्टेंस मेजर बिटवीन द न्यू डेटा एंड द सपोर्ट वेक्टर। तो बेसिकली कर्नल क्या करता है, सिमिलरिटी बताता है या डिस्टेंस मेजर बताता है बिटवीन द न्यू डेटा एंड द सपोर्ट वेक्टर। क्योंकि अब जो न्यू डेटा आने वाला है, वो न्यू डेटा और सपोर्ट वेक्टर के बीच में कितना डिस्टेंस है, अब मुझे वो कैलकुलेट करना है, तभी तो मैं प्रेडिक्ट कर पाऊँगा वो किस क्लास को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अगर वो क्लास 0 के पास है तो जो क्लास 0 का जो सपोर्ट वेक्टर होगा और उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उसके कम होगा एज़ कम्पेयर टू अदर। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए अब मेरा यहाँ पे आता है कोई पॉइंट, डेटा पॉइंट, तो जब मैं इसको और इसको कैलकुलेट करूँगा और इसको और इसके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा, तो बट ऑब्वियस है कि जो यहाँ के जो सपोर्ट वेक्टर्स हैं उसका जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस। तो जिसका सब डिस्टेंस कम होगा उसी क्लास को वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो कर्नल डिफाइंस द सिमिलरिटी और द डिस्टेंस मेजर बिटवीन द न्यू डेटा एंड द सपोर्ट वेक्टर। द डॉट प्रोडक्ट इज द सिमिलरिटी मेजर यूज्ड फॉर लीनियर
support vector machine or a linear kernel because the distance is linear combination of the input. क्योंकि वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट है, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ा, उसका सम करना पड़ा और उसको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ा और सम करना पड़ा। तो अभी तो हमने बात करी लीनियर की, लेकिन मान लीजिए अगर डेटा नॉन लीनियर हुआ, मतलब मान लीजिए उसमें और ज़्यादा इनपुट से, अदर कर्नल्स कैन बी यूज्ड दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट स्पेस इनटू द हायर डायमेंशन सच एज पॉलिनोमियल कर्नल और द रेडियल कर्नल। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कर्नल ट्रिक। तो कर्नल ट्रिक क्या करती है कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इनपुट्स, अभी तो यहाँ पे 2 इनपुट्स, अगर ज़्यादा इनपुट्स होंगे तो वो क्या करता है, उसको हायर डायमेंशन में भी कन्वर्ट कर देता है। तो अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल कर्नल एंड द रेडियल कर्नल। तो पॉलिनोमियल कर्नल में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ डॉट प्रोडक्ट वी कैन यूज़ अ पॉलिनोमियल कर्नल। फॉर एग्जांपल के इक्वल्स टू एक्स एक्स आई इक्वल्स टू 1 प्लस सम एक्स इंटू एक्स आई। तो इसमें सम एक्स इंटू एक्स आई तो ऐसे ही रहा, और इसके ऊपर क्या लगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जितनी भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, मान लीजिए 3 होगा तो 3 लिखा हुआ होगा, 4 होगा तो 4 होगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो भी होगी वो तो डी होगी, और यहाँ पे मुझे क्या कर देना है, 1 से प्लस कर देना है। where the degree of polynomial must be specified by the hand of learning algorithm when d equals to 1, this is same as the linear kernel। जैसे ही ये 1, अगर मान लीजिए d की अगर इसकी वो जो डिग्री है उसकी 1 है, तो ये सेम विल बी एज एक्ट लाइक अ लीनियर कर्नल। तो इसको मैं एक जनरलाइज्ड फार्मूला मान सकता हूँ, एंड इट विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ पॉलिनोमियल कर्नल एंड फॉर द लीनियर कर्नल, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द d। तो पॉलिनोमियल कर्नल अलाउज फॉर कर्व्ड लाइंस इन द इनपुट स्पेस। तो बेसिकली मान लो अगर ऐसे इस तरह का कोई कर्व्ड लाइन बना या इस तरह का कोई हाइपर प्लेन बन रहा है, तो उस केस में पॉलिनोमियल कर्नल जो होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। सो दिस इज़ माई रेडियल कर्नल। तो रेडियल कर्नल कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन द, इट इज़ इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो अब इसमें क्या करना है हमें कि हमारे जो ये पार्ट है ये तो एज इट इज़ है सम एक्स माइनस, तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सम एक्स माइनस एक्स आई रेज टू पावर स्क्वायर, वेयर गामा इज़ द पैरामीटर दैट मस्ट बी स्पेसिफाइड टू द लर्निंग एल्गोरिथम। तो गामा जो है, बेसिकली गामा एक पैरामीटर होगा, एक लर्निंग रेट होगा जो पहले से स्पेसिफाइड होगा। अ गुड डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर गामा इज़ 0.1। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हम गामा की वैल्यू जो होती है वो 0.1 ही रखते हैं। वेयर गामा इज़ ऑफन बिटवीन 0 to 1, क्योंकि कैटेगोरिकल और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो 0 और 1 के बीच में गामा की वैल्यू होती है, लेकिन सबसे बेस्ट और बाय डिफ़ॉल्ट होती है 0.1। द रेडियल कर्नल इज़ वेरी लोकल एंड कैन क्रिएट कॉम्प्लेक्स रीजन विद इन द फीचर स्पेस लाइक क्लोज पॉलीगन्स इन 2 डायमेंशन स्पेस। तो क्लोज पॉलीगन अगर बन जाता है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी आने वाले पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से ये रेडियल कर्नल होता है और किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। इसमें क्या होता है कि जैसे मेरे को क्या करता है, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा फ्रॉम द हाई डिग्री। ठीक है, मान लीजिए अगर इस तरीके से कोई डेटा आ जाता है जहाँ पे यहाँ पॉइंट्स हैं, मतलब सारे मिक्सचर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो उन मिक्सचर पॉइंट्स को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे और किस तरीके से उसको रेक्टिफाई करेंगे, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेडियल कर्नल। तो हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल माइनस गामा मल्टीप्लाई सम एक्स माइनस एक्स आई होल स्क्वायर। तो ये आप फ्रॉम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इस फॉर्मूले को याद रखें। और वैसे मुझे लगता नहीं है कि इस पे कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल भी आ गया रेडियल कर्नल को लेके, तो यू आर एबल टू सॉल्व इट। बाय डिफ़ॉल्ट जो गामा की वैल्यू होती है वो 0.1 होती है। ठीक है, आपको x1 दिया होगा, आपको xi दिया होगा, और आपको क्या पूछा गया होगा, k, मतलब जो रेडियल कर्नल उसकी वैल्यू पूछी गई होगी। सो आई होप के यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया। ठीक है, कर्नल की जो कुछ टर्मिनोलॉजीज थी लाइक हाइपर प्लेन, मार्जिन, सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं, ये सारे हम लोगों ने देख लिए। और उसके बाद हम लोगों ने कर्नल ट्रिक पढ़ लिया और इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया। और हम लोगों ने दोबारा देख लिया कि हाँ, चाहे कुछ भी हो, ये बेसिकली जो होती है लाइन इक्वेशन के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें घूमती हैं। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन सपोर्ट्स बोथ काइंड ऑफ सॉल्व बोथ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, वेदर इट इज़ अ रिग्रेशन प्रॉब्लम और द कैटेगोरिकल और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए काम में आता है। इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर एल्गोरिथम। ठीक है, कई जगह पूछी भी जाती है, एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इसका कंसेप्ट। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका एक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, पिक्टोरियल किस तरीके से सपोर्ट वेक्टर मशीन को हम देखते हैं। और जहाँ तक पाइथन की बात है,
पाइथन में इसकी sklearn के अंदर सब लाइब्रेरीज इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं, हमें सिर्फ फंक्शंस को यूज़ करना है और उसके अंदर अपने पैरामीटर्स को ट्यून करना है, हाइपर पैरामीटर्स को, एंड अकॉर्डिंग टू इट वी गेट आर डिज़ायर्ड रिजल्ट। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो टिल देन थैंक यू। एंड अभी तक मेरे को किसी के कोई असाइनमेंट नहीं रिसीव हुए हैं, तो आई अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ स्टार्ट डूइंग योर असाइनमेंट। ठीक है, और जैसे ही आपके हो जाएं हैंड रिटन आप उसको अपलोड करें। सो थैंक यू टिल देन एंड कीप लर्निंग।